पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद। गांव की धूल भरी पगडंडियों पर, जहां रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते थे, वहीं रहते थे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लोग मिसाल देते थे। सुख दुख, खेतीबाड़ी, लेन देन सब साथ चलता था। लेकिन समय हर रिश्ते की परीक्षा लेता है। जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी जमीन उसके नाम कर दी, इस भरोसे पर कि जीवन भर वह उनका सहारा बनेगा। शुरू के कुछ दिन तो आदर सत्कार चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा। रोटी में ताने मिलने लगे और बातों में अपमान। बेबस खाला ने गांव की पंचायत बुलाने का निर्णय लिया और पंच चुना गया, अलगू चौधरी को। पूरा गांव जानता था अलगू जुम्मन का सबसे करीबी मित्र है। सबको लगा फैसला दोस्ती के पक्ष में जाएगा। पंचायत बैठी, चारों ओर सन्नाटा था। बूढ़ी खाला की कांपती आवाज और जुम्मन की आत्मविश्वास भरी निगाहें। तभी अलगू चौधरी उठे। एक पल के लिए दोस्ती और न्याय आमने सामने खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पंच की आसंधि संभाली, उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्हें न दोस्त दिखा, न रिश्ता दिखाई दिया, तो केवल सत्य। अलगू ने शांत स्वर में कहा, खाला को उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यदि जुम्मन उनका पालन नहीं कर सकते तो जमीन वापस करनी होगी। फैसला सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जुम्मन के चेहरे पर चोट थी। उसे लगा दोस्ती ने विश्वासघात कर दिया। समय बीता और एक दिन भाग्य ने करवट ली। अब अलगू स्वयं एक विवाद में फंस गया और पंचायत में पंच चुना गया। जुम्मन शेख। गांव की सांसें थम गई। सबको लगा आज बदला लिया जाएगा। जुम्मन के सामने अवसर था, अपमान का हिसाब चुकाने का अवसर। लेकिन जैसे ही वह पंच की जगह बैठे, उनके भीतर भी वही आवाज जाग उठी। उस क्षण न क्रोध बचा, न बदला। बचा तो केवल न्याय। और जुम्मन ने फैसला अलगू के पक्ष में सुनाया। उसी पल दोनों मित्रों की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ चुका था, पंच के पद पर बैठकर मनुष्य नहीं बोलता, वहां बोलता है धर्म, वहां बोलता है सत्य। और शायद इसीलिए कहा गया है, पंच के दिल में परमेश्वर बसता है। ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई थी। गांव में चहल पहल थी। बच्चों के चेहरों पर खुशी थी, और उन्हीं बच्चों में सबसे ज्यादा खुश था छोटा सा हामिद। 4-5 साल का दुबला पतला बच्चा, न पैरों में जूते, न बदन पर नए कपड़े। बाप दुनिया छोड़ चुका था, मां भी अब नहीं रही। बस बूढ़ी दादी अमीना थी, जो उसे सीने से लगाकर दुनिया के दुख भूल जाती थी। लेकिन हामिद के मन में दुख नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि अब्बा जान एक दिन थैलियां भर रुपयों के साथ लौटेंगे, और अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से उसके लिए ढेर सारी नेमतें लेकर आएंगी। ईदगाह जाने की तैयारी हुई। दूसरे बच्चों की जेबों में 12-15 पैसे थे। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे। मेले की रौनक देखते ही बनती थी। कहीं झूले, कहीं खिलौने, कहीं मिठाइयों की दुकानें। महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती, किसी ने वकील, किसी ने धोबिन। सब खिलौनों पर इतराते फिर रहे थे। हामिद भी खिलौनों को देखता, मिठाइयों की खुशबू सूंघता। उसका मन भी ललचाता था। लेकिन तभी उसकी नजर लोहे की दुकान पर रखे एक चिमटे पर जा टिक गई। उसे दादी याद आ गई। रोटियां बनाते समय तवे से उनकी उंगलियां जल जाती थीं। घर में चिमटा नहीं था। हामिद ने सोचा खिलौने टूट जाएंगे, मिठाइयां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह चिमटा दादी के काम आएगा। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर हिम्मत करके बोला, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने उसे देखकर चिमटा उसके हाथ में दे दिया। अब हामिद के हाथ में खिलौना नहीं, एक जिम्मेदारी थी। वह चिमटे को बंदूक की तरह कंधे पर रखकर अकड़ता हुआ दोस्तों के पास पहुंचा। दोस्त हंस पड़े। पगले, चिमटा भी कोई खिलौना है? हामिद तुरंत बोला, मेरा चिमटा तुम्हारे सारे खिलौनों का बादशाह है। आग में भी जाएगा, टूटेगा भी नहीं, और शेर आ जाए तो उसकी गर्दन पकड़ ले। धीरे धीरे सारे बच्चे चुप हो गए। अब चिमटा उन्हें भी सबसे अच्छा लगने लगा था। घर पहुंचा तो दादी अमीना ने पूछा, क्या लाया है? चिमटा? 3 पैसे में यही मिला तुझे? हामिद डरते डरते बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं,
इसलिए ले आया, बस इतना सुनना था। अमीना की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बच्चे ने खुद मिठाई ना खाई, खिलौने ना खरीदे, उसने अपनी खुशी छोड़कर दादी का दर्द खरीद लिया था। उस क्षण छोटा सा हामिद जैसे बड़ा हो गया और बूढ़ी अमीना एक मासूम बच्ची की तरह रो पड़ी। यही था हामिद का असली ईदी। शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मद सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। कफन मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी पर आधारित एक रूपांतरित प्रस्तुति। रात का घना अंधेरा, एक टूटी फूटी झोंपड़ी और बाहर बुझते हुए अलाव के सामने बैठे दो आदमी, घीसू और उसका बेटा माधव। झोंपड़ी के भीतर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी चीखें बार बार सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन बाहर बैठे दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए आग में आलू सेंकने में लगे थे। घीसू और माधव गांव भर में कामचोर और निकम्मे कहलाते थे। मेहनत से उन्हें जैसे बैर था। जब भूख असहनीय हो जाती तब कहीं 1-2 दिन मजदूरी कर लेते, फिर कई दिनों तक आराम करते। गरीबी उनकी किस्मत थी, लेकिन धीरे धीरे उसी गरीबी ने उनकी संवेदनाओं पर भी परत चढ़ा दी थी। बुधिया इस घर की अकेली उम्मीद थी। वही मेहनत करती, वही घर चलाती और इन्हीं दोनों का पेट भरती थी। आज वही जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी और उसके सबसे अपने लोग असहाय भी थे और कहीं ना कहीं संवेदनहीन भी। रात बीत गई, सुबह हुई तो झोंपड़ी के भीतर सन्नाटा था। बुधिया अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके साथ उसका अजन्मा बच्चा भी हमेशा के लिए चला गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने दुख जताया, किसी ने आंसू बहाए, तो किसी ने अंतिम संस्कार के लिए चंदा दिया। गांव के जमींदार ने भी कुछ रुपए दिए। धीरे धीरे इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि बुधिया के लिए एक अच्छा कफन खरीदा जा सकता था। घीसू और माधव रुपए लेकर बाजार पहुंचे। कफन की दुकानों के सामने खड़े हुए। एक दुकान देखी, दूसरी देखी, लेकिन फिर दोनों की नजर एक शराब खाने पर जाकर ठहर गई। एक पल के लिए दोनों चुप रहे, फिर जैसे मन ने फैसला कर लिया। कफन खरीदने के बजाय वे शराब खाने में जा बैठे। शराब मंगाई गई। गरम गरम पूड़ियां, तरकारी और स्वादिष्ट पकवान सामने आने लगे। शायद महीनों बाद उन्होंने इतना भरपेट भोजन किया था। खाते पीते हुए घीसू ने कहा, कफन तो आखिर जल ही जाना है, उससे क्या होगा। अगर आज उसकी आत्मा कहीं होगी तो हमें पेट भर खाते देखकर शायद उसे ही सबसे ज्यादा तसल्ली होगी। माधव ने भी जैसे अपने अपराध को तर्कों की चादर से ढक लिया। दोनों खाते रहे, पीते रहे और धीरे धीरे दुनिया की सारी तकलीफें शराब के नशे में धुंधली पड़ती गईं। ई चौपाल। तो साथियों, यही थी मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन। ये कहानी केवल घीसू, माधव और बुधिया की कहानी नहीं है। ये भूख, गरीबी, मनुष्य की विवशता और समाज की संवेदनहीनता पर उठाया गया एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज भी पूरी तरह नहीं मिल पाया है। प्रेमचंद यहां सिर्फ दो निकम्मे इंसानों की कहानी नहीं सुनाते, वे समाज से एक कठिन सवाल पूछते हैं। क्या लगातार भूख, अभाव और अपमान इंसान के भीतर की संवेदना को भी मार सकते हैं? क्या गरीबी सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी तोड़ देती है? घीसू और माधव दोषी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या केवल वही दोषी हैं, या वो समाज भी, जिसने उन्हें इतनी गहरी गरीबी और निराशा में धकेल दिया कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर भी उनके लिए धुंधला पड़ गया? कफन केवल एक स्त्री के अंतिम संस्कार की कहानी नहीं है। ये उस व्यवस्था पर पड़ा हुआ कफन है जिसने इंसान से उसकी करुणा, उसका आत्मसम्मान और उसकी मनुष्यता तक छीन ली। यही कारण है कि प्रेमचंद की ये कहानी आज भी उतनी ही बेचैन करती है जितनी अपने समय में करती थी। आपको क्या लगता है, क्या घीसू और माधव केवल स्वार्थी और निर्दयी थे, या फिर लगातार अभाव, भूख और उपेक्षा ने उनकी संवेदनाओं को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया था? और एक सवाल, अगर आप उस परिस्थिति में होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी हर सोच इस चर्चा को और समृद्ध बनाएगी।
अगर ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ साझा कीजिए जो हिंदी साहित्य से प्रेम करते हैं। आपकी एक शेयर से कोई नया पाठक प्रेमचंद से जुड़ सकता है। बने रहिए, क्योंकि महान कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, वे हर पीढ़ी से नए सवाल पूछती रहती हैं। नमस्कार। शालिर्गम सहारिगम नीलपददे मद शालिर्गम सहारिगम नीलपददे मद शालिर्गम सहारिगम नीलपददे मद शालिर्गम सहारिगम नीलपददे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। प्रेमचंद महोत्सव 2026 सदगति। एक छोटा सा गांव, एक गरीब परिवार और एक पिता की सबसे बड़ी चिंता, अपनी बेटी की सगाई। दुखी और उसकी पत्नी झुरिया पूरे मन से तैयारी में जुटे हैं। बस शुभ मुहूर्त निकलवाना बाकी है। श्रद्धा से भरा दुखी घास का एक गट्ठर लेकर पंडित के घर पहुंचता है। उसे विश्वास है कि धर्म का रास्ता उसे शुभ भविष्य तक ले जाएगा। लेकिन मुहूर्त बताने से पहले पंडित उसे एक के बाद एक काम सौंप देता है। आंगन साफ करो, बैठक लीपो, लकड़ी चीरो, खलिहान से भूसा ढोकर लाओ। दुखी बिना एक शब्द कहे काम में जुट जाता है। सुबह से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। धूप तेज है, शरीर थक चुका है, लेकिन मन में सिर्फ एक डर है, कहीं पंडित नाराज न हो जाएं और बेटी का शुभ काम बिगड़ न जाए। लकड़ी की भारी गांठ उसकी सारी ताकत को चुनौती देती है। हर वार के साथ उसका शरीर टूटता जाता है। थक कर वो सिर्फ एक चिलम पीने की सोचता है। आग मांग में जाता है, लेकिन बदले में उसे अपमान मिलता है। विडंबना देखिए, अपमान करने वालों को नहीं बल्कि खुद को ही दोषी मान लेता है। उसे लगता है कि गलती उसी की है, क्योंकि वो उस चौखट तक चला आया जहां इंसान से पहले जाति देखी जाती है। थोड़ी सी ताकत जुटाकर वो फिर कुल्हाड़ी उठा लेता है। समय बीतता जाता है। भूख, प्यास और थकान अब उसके शरीर से नहीं, उसकी सांसों से लड़ रही है। शाम ढलने लगती है। पंडित की आवाज फिर गूंजती है, जोर से मारो और जोर से। दुखी अपनी बची हुई सारी शक्ति एक आखिरी वार में समेट देता है। लकड़ी बीच से फट जाती है और उसी क्षण दुखी भी जमीन पर गिर पड़ता है। इस बार वो फिर कभी नहीं उठता। अब चिंता ये नहीं कि एक इंसान मर गया, चिंता ये है कि उसकी लाश कौन उठाएगा। पत्नी और बेटी का विलाप पूरे गांव में गूंजता है, लेकिन इंसानियत खामोश रहती है। लोग रास्ते बदल लेते हैं, कोई हाथ आगे नहीं बढ़ता। आखिरकार उसके पैरों में रस्सी बांधकर शव को गांव से बाहर घसीट दिया जाता है। फिर स्नान होता है, शुद्धिकरण होता है, गंगा जल छिड़का जाता है, लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रह जाता है। अगर धर्म किसी भूखे इंसान से उसकी आखिरी सांस तक बेगार करवाए, अगर श्रद्धा का पुरस्कार अपमान और मृत्यु हो, अगर इंसान की गरिमा उसकी जाति से छोटी हो जाए, तो फिर सदगति किसकी हुई? दुखी की या उस समाज की जिसने अपनी इंसानियत खो दी? यही प्रश्न प्रेमचंद आज भी हमारे सामने छोड़ जाते हैं। प्रेमचंद की कहानी सदगति समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव इंसानियत पर भारी पड़ते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र दुखी एक गरीब और निम्न जाति का व्यक्ति है जो अपने जीवन में सम्मान की तलाश करता है। वो पंडित के पास अपने काम के लिए जाता है, लेकिन बदले में शोषण और अपमान ही मिलता है। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है ये हमारे समाज की संवेदनहीनता को स्पष्ट करता है। मेरे विचार से सदगति सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी सामाजिक कमजोरियां दिखाता है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी हम ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रेमचंद ने बहुत ही सरल भाषा में एक गहरी बात कही है कि जब तक समाज में समानता और मानवता नहीं आएगी तब तक सच्ची प्रगति संभव नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सद्गति हमें इंसानियत, बराबरी और करुणा का महत्व समझाती है। हमें इसे सीख लेकर अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। That's it. शारीरिकं सहारिकं निरपददे मगदे मद शारीरिकं सहारिकं निरपददे मद शारीरिकं सहारिकं निरमददे मद शारीरिकं सहारिकं निरमददे मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। पूस का महीना सिर पर था। ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किसान हल्कू ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए जोड़े थे ताकि एक कंबल खरीद सके और सर्द रातों में खेत की रखवाली कर सके। लेकिन तभी साहूकार अपना कर्ज मांगने आ पहुंचा। पत्नी मुन्नी जानती थी कि अगर ये रुपए चले गए तो ठंड से बचने का कोई सहारा नहीं बचेगा। फिर भी मजबूरी के आगे दोनों हार गए। हल्कू कांपते मन से वे 3 रुपए साहूकार को देकर लौट आया। उसके साथ जैसे उसका कंबल ही नहीं, उसका एक छोटा सा सपना भी चला गया। उस रात पूस की कड़ाके की ठंड अपने पूरे जोर पर थी। खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छोटी सी छतरी के नीचे पुरानी चादर ओढ़े हल्कू ठिठुर रहा था। उसके पास न मोटा बिस्तर था न आग, केवल उसका वफादार साथी जबरा। बेचारा वो भी ठंड से सिकुड़ा बैठा था। हल्कू कभी उससे बातें करता, कभी खुद को समझाता कि किसी तरह यह रात कट जाए। जब ठंड असहनीय हो गई तो हल्कू ने जबरा को अपनी गोद में भर लिया। उस समय न उसे उसकी देह की गंध खली, न कोई असहजता हुई। उसे तो बस थोड़ी सी गर्माहट चाहिए थी। उस सन्नाटे में एक गरीब किसान और उसका कुत्ता दोनों एक दूसरे का सहारा बने बैठे थे। शायद सच्ची दोस्ती का अर्थ यही होता है, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब कोई चुपचाप तुम्हारे पास बैठा रहे। कुछ देर बाद हल्कू पास के बगीचे में गया। उसने सूखी पत्तियां बटोरी और उनका एक बड़ा सा अलाव जला दिया। आग की लपटें उठीं तो लगा जैसे ठंड पर थोड़ी देर के लिए जीत मिल गई हो। उसके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान लौट आई। उसने हंसते हुए जबरा को आवाज दी। दोनों अलाव के आसपास ऐसे खेल रहे थे मानो सारी परेशानियां कुछ देर के लिए भूल गए हों। सच ही तो है, जीवन चाहे जितना कठिन हो, खुशी कभी कभी बहुत छोटे से पल में भी मिल जाती है। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे पत्तियां जल गईं, आग बुझने लगी। केवल गर्म राख बची थी और पूस की बर्फीली हवा फिर पहले की तरह शरीर को चीरने लगी। हल्कू राख के पास बैठा रहा। उसकी आंखों पर नींद और शरीर पर ठंड दोनों का कब्जा होता जा रहा था। इसी बीच जबरा अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। खेत की ओर से जानवरों की आहट आ रही थी। नीलगायों का झुंड फसल में उतर चुका था। जबरा पूरी ताकत से उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था। हल्कू सब समझ रहा था। वो एक बार उठा भी, लेकिन जैसे ही बर्फ सी ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया, उसके कदम वहीं रुक गए। वो फिर बुझती राख के पास लौट आया। उधर जबरा लगातार खेत बचाने में लगा रहा और इधर महीनों की मेहनत उसकी आंखों के सामने बर्बाद होती रहे। कभी कभी इंसान हारना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी उससे भी बड़ी होती है। ठंड ने उस रात हल्कू से उसकी पूरी ताकत छीन ली थी। सुबह हुई तो धूप खेत पर फैल चुकी थी। मुन्नी दौड़ी हुई आई। पूरी फसल चौपट हो चुकी थी। महीनों की मेहनत एक ही रात में मिट्टी में मिल गई थी। जबरा थका मांदा खेत के पास पड़ा था, मानो आखिरी सांस तक अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा हो। मुन्नी की आंखों में चिंता थी। अब गुजारा कैसे होगा? मालगुजारी कैसे भरी जाएगी? लेकिन हल्कू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी।
उसने उजड़े हुए खेत की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब रात को ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। यही इस कहानी का सबसे गहरा सत्य है। जब जीवन लगातार अभाव, कर्ज और संघर्ष में बीतता है, तब कभी कभी हार भी इंसान को राहत जैसी लगने लगती है। यही मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी पूस की रात का अमर संदेश है।